ये आपके दैनिक जागरण के संपादकीय पाठ की क्लास है। और आप लोग देखते हैं कि आपका संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपके प्रीलिम्स में, आपको मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। इंटरव्यू में भी आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती है यहाँ से, और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। और आप लोग देखते हैं कि सुबह के टाइम आपकी जो महत्वपूर्ण न्यूज रहती हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं, और शाम के 6 बजे आपकी एडिटोरियल वाली क्लास आती है, तो इसे जरूर आप लोग देखा करिएगा। सत्य और तत्व सिद्ध है भारतीय संस्कृति। और हम लोग संस्कृति सभ्यता की बातें करते रहते हैं ना, तो भारत प्राचीन राष्ट्र है। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का पहला राष्ट्र है। ऋग्वेद विश्व मानवता का प्राचीनतम शब्द साक्ष्य है। महाभारत और रामायण दुनिया के प्रतिष्ठित महाकाव्य है। दर्शन, विज्ञान, गणित में भी भारत की उल्लेखनीय प्रतिष्ठा है। और बावजूद इसके कथित उदारवादी और वामपंथी यहाँ के प्राचीन ज्ञान ग्रंथों को भी कल्पना बताते रहे, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य सभ्यता और संस्कृति को यथार्थ सिद्ध करते रहे। ताजी सूचना भी उत्साहवर्धक है। अदालत ने बागपत के बरनावा में महाभारतकालीन लक्षागृह की पहचान की है। 1953 में खुदाई के दौरान यहाँ लगभग 4500 कितना 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिली। 1970 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इसे मजार और कब्रिस्तान बताया। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह पांडवों का लक्षागृह है, और यही दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मार देने की साजिश की थी। लक्षागृह से जुड़ी सुरंग भी प्राप्त हुई है। पांडव इसी सुरंग से बच निकले थे, और यहाँ प्राचीन बर्तन और अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। अब महाभारतकालीन विशिष्ट स्थान मिला है। वक्फ बोर्ड हिंदू उपासना केंद्रों और संपत्तियों का पर निराधार दावों के लिए कुख्यात है। अक्सर उसने उन स्थानों पर भी दावा किया है जिनका इतिहास देश में इस्लाम के आगमन से भी पुराना है। इसलिए सेना और रेलवे की संपत्ति के बाद देश में सबसे बड़ी भू संपदा वक्फ के पास है। बोर्ड लगभग आप देखते हैं कि 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्वविख्यात है, और लेकिन स्वयंभू उदारपंथी ऋग्वेद को चरवाहों का गीत बताते हैं। यूनेस्को ने इसे काफी पहले विश्व विरासत घोषित कर दिया था। विश्व धरोहरों की सूची में अब 42 भारतीय स्थल हैं। मोदी सरकार ने 41 स्थलों को सूची में शामिल कराने का और आग्रह किया है। 2 स्थल सम्मिलित किए जा चुके हैं। मध्यकाल में आप देखिए विदेशी हमलावरों ने लाखों मंदिर ध्वस्त किए। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली एएसआई के उत्खनन में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 2018 में संस्कृति मंत्रालय ने संबंधित सिंधु सभ्यता की अध्ययन समिति ने हरियाणा के भिराना और राखीगढ़ी की खुदाई के अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया था। और इस पुरातात्विक क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के अनुसार ईसा पूर्व 7000 से 6000 वर्ष की सभ्यता का अनुमान लगाया गया है। यह अवधि वैदिक काल की सभ्यता से जुड़ी है। कार्बन डेटिंग विश्लेषण को प्राचीन समय से जोड़कर अध्ययन होना चाहिए। ऋग्वेद और हड़प्पा की सभ्यता में तमाम समानताएं हैं, लेकिन कुछ लोग हड़प्पा को प्राचीन और वैदिक सभ्यता को परिवर्ती बताते हैं। उनके तर्क दयनीय है, और वे हड़प्पा को नगरीय एवं ऋग्वैदिक सभ्यता को ग्रामीण बताते हैं। लेकिन ऋग्वेद में नगरीय सभ्यता के तमाम उल्लेख मिले हैं। यहाँ के नगर के लिए पुर शब्द आया है, और नगर प्रमुख के लिए पौर आया है। कथित उदारपंथी अपनी स्थापनाओं को लेकर लज्जित होंगे। वे सुमेरी सभ्यता को हड़प्पा से भी प्राचीन बताते हैं। हड़प्पा को सुमेरी सभ्यता की छाया मानते हैं। वे सरस्वती नदी का भौगोलिक साक्ष्य नहीं देखते हैं। ऋग्वेद के समय आप देखिए सरस्वती जल भरी है, और यह तथ्य हड़प्पा से पुराना है। सुमेरी, मेनोवन, मितन्नी और हित्ती सभ्यताएं वैदिक सभ्यता की बात की हैं। दुनिया की किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन ऋग्वेद को अलग हटाकर नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में वरुण के घर को 100 खंभों का बताया गया है। ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में सभागारों के भी उल्लेख हैं। सभागारों में बैठकें होती थी। अयोध्या, मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र और उज्जैन विश्व चर्चित प्राचीन नगर थे। साम्राज्यवादी शक्तियां भारत को सदा पराजित सिद्ध करने के लिए मूल निवासी आर्यों को विदेशी हमलावर बताती रही हैं। उनका तर्क था कि हम विदेशी तो नया क्या है, और इससे पहले यहाँ इस्लाम का शासन था। इस्लाम से पहले यहाँ विदेशी आर्य हमलावर थे, और इस धारणा का प्रतिकार हुआ है। अब वे लज्जित हैं। वे आर्यों को विदेशी हमलावर नहीं बताते हैं, लेकिन विदेशी बताते हैं। राखीगढ़ी और सिनौली में एएसआई ने ईसा पूर्व 2000 से 1800 के समय का ताम्र और मूर्तियों से सज्जित रथ पाया है। हथियार और आभूषण भी मिले थे। रथ वैदिक काल से लेकर रामायण महाभारत तक प्रतिष्ठापूर्ण वाहन रहा है। और पीवी काने ने धर्मशास्त्र का इतिहास में वैदिक संहिताओं का काल 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक बताया है। ऋग्वेद का कुछ हिस्सा आप देखेंगे 5000 साल से भी पुराना है।
ऋग्वेद के रचना काल से पहले ही भारतीय रथारूढ़ रहे थे। रथों में आप देखते हैं कि घोड़े जोते जाते थे, घोड़े भारतीय थे। ऋग्वेद के इंद्र अश्वपति कहे गए। घोड़ा और रथ समृद्धि के प्रतीक थे। उपनिषदों में इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है। सूर्यदेव को भी रथारूढ़ बताया गया है। काल देवता भी रथ पर चलते थे। अथर्ववेद के काल सूक्त में ज्ञानी ही कालरथ पर बैठे बैठे रह सकते थे। रथ सुमेरी सभ्यता में भी थे, पर उनके आप देखिए पहियों में आरे नहीं थे। बागपत में उत्खनन से प्राप्त 200 साल पुराने रथ प्राचीन वैदिक सभ्यता का साक्ष्य है। साक्ष्य और भी है। राखी गढ़ी के 5000 वर्ष पुराने नर कंकाल के कुछ वर्ष पूर्व हुए डीएनए परीक्षण से आश्चर्यचकित किया था। डेक्कन कॉलेज पुणे के कुलपति बसंत सिंधे और बीरबल साहनी प्रयोगशाला के प्रमुख नीरज के नेतृत्व में हुए डीएनए परीक्षण के अनुसार सब संस्कार की शैली ऋग्वैदिक समाज से मिलती है। कंकाल परीक्षण में उच्चतर स्वास्थ्य और वैदिक कालीन ज्ञान तंत्र पाया गया है। ऐसे अध्ययन आर्यों को भारत का मूल निवासी सिद्ध करते हैं। और आप देखते हैं डॉक्टर भगवान सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वानों ने तमाम तर्क देकर आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया। लेकिन भारतीय संस्कृति को हेय सिद्ध करने वाले तत्व अपने पूर्वज आर्यों को भी विदेशी बताते हैं। और आर्यों के हमले और कहीं बाहर से यहाँ आने का कोई साक्ष्य नहीं है। भारत के प्राचीन आख्यानों में आर्यों के विदेशी होने का कोई उल्लेख नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण भी कोरी कल्पना नहीं है, यथार्थ है। अयोध्या, मथुरा एवं काशी भी सत्य तथ्य है। भारतीय अपनी संस्कृति, मान्यता और आस्तिकता को लेकर सजग हैं। वैज्ञानिक विवेचन ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को सही सिद्ध किया है। राष्ट्रीय जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने वाली सूचनाएं राष्ट्रीय पौरुष और स्वाभिमान को बढ़ा रही हैं। वास्तविक इतिहास बोध पर गर्भ समय का आह्वान किया। लेखक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ एक तो एएसआई के बारे में बात हुई है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। और देखिए इस तरह के जो संपादकीय पाठ किसी के द्वारा लिखा जा रहा है तो उस लेखक के बारे में जरूर आप लोग जान लीजिए कि इसकी विचारधारा क्या है। क्योंकि आप लोगों ने इतिहास में कुछ और पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में कुछ और पढ़ा होगा, ये कुछ और कह रहे हैं। तो आप देखिए जो आपने किताबें पढ़ी हैं आप उसी पर ध्यान देंगे ना। अब आप देखते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि पहले आप देखते हैं कि क्या रखा करिएगा, विज्ञान को रखिए। आज के समय में आप देखते हैं कि विज्ञान से जो खोजें की जा रही है उन्हीं को साक्ष्य माना जाता है। धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है उसे आप नीचे रखते हैं। जब आप देखिए जहां विज्ञान काम नहीं करती है कहते हैं कि वहां धर्म काम करने लगता है। एएसआई की बात करें तो आप देखिए भारतीय किसकी बात हो रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, तो ये भी याद रखना है आपको। क्या सोचते हैं आप इस आर्टिकल पर? अपनी राय जरूर आप लोग दिया करिएगा। प्रचार के लिए भावनाओं से खिलवाड़। मार्केटिंग एजेंसियों की ऐसी रणनीति बेहद खतरनाक है जो बीमारियों को अपने मुनाफे के लिए बेचती हो। पिछले दिनों अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने प्रचार पाने के लिए पहले तो अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई, फिर अगले ही दिन प्रकट हो गई। सॉरी बोलते हुए बहाना बनाया कि वह सर्विकल कैंसर के प्रति औरतों में जागरूकता फैलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पूनम पांडे की मौत की खबर में उनकी उम्र मात्र 32 साल बताई गई। यह भी कहा गया कि सर्विकल कैंसर के कारण वह दुनिया छोड़ गई हैं। उन्होंने इस तरह की हरकत करने से पहले क्या इस बात पर गौर किया कि 32 साल की जो भी लड़कियां और स्त्रियां होंगी उनमें इसे सुनकर कितना डर बैठेगा। यह खबर सुनकर बड़ी उम्र की स्त्रियों को भी कोई कम डर नहीं लगा होगा, क्योंकि यदि मात्र 32 साल की उम्र में किसी औरत को सर्विकल कैंसर हो सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। और कैंसर जैसा रोग कोई हंसी मजाक करने की बात नहीं है। सर्विकल कैंसर से अपने देश में हर साल लाखों औरतें मर जाती हैं। जो महिला इस रोग से गुजरती है वह और उसके परिवार वाले क्या क्या झेलते हैं। पूनम पांडे ने प्रचार की भूख के लिए इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुखद है कि उन जैसी सेलिब्रिटी को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का एक बेचने लायक और नाम कमाने लायक चीज लगती है। वैसे वह अतीत में भी अपनी तमाम बयानों और हरकतों के लिए चर्चित रही है। इसके लिए उनकी आलोचना भी की गई है। कई जगह पुलिस में उनकी शिकायत भी की गई है। शायद वह ऐसा चाहती भी होंगी, क्योंकि प्रसिद्धि के लिए नकारात्मक प्रचार बहुत अच्छा माना जाता है। और आजकल आप देखिए जितने लोग फॉलोवर एक तरह से आप देखिए पॉपुलर हो रहे हैं वो नेगेटिव तरीका अपना रहे हैं। आप देखिए उर्फी जावेद को आप लोग देख लीजिए,
अधिकार है, सबको अधिकार है, लेकिन आप देखिए निगेटिव वे से आप देखते हैं कि आगे बढ़ने की। एक और ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसे देखिए, अजीब अजीब हरकतें करते आए। वो लोग समझ चुके हैं कि हम निगेटिव तरह से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं, चर्चा में रख सकते हैं। राखी सावंत को आप लोग देखिए, अपनी अधिकार है उनका, लेकिन कह रहा हूं मैं, आप देखेंगे कि, और आप देखेंगे कि, और इसके लिए नकारात्मक प्रचार कुछ वर्षों से यह एक रिवाज सा चल गया है। अपने बारे में कुछ ऐसी बातें की जाए जो लोगों में सहानुभूति जगाए। कुछ साल पहले संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें कैंसर हो गया है, वह अपना इलाज कराने जा रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि वह ठीक हो गए हैं। दीपिका पादुकोण ने भी डिप्रेशन में होने की बात बार बार कही थी। मार्केटिंग एजेंसियों की ऐसी रणनीति बेहद खतरनाक है, जो लोगों को अपने मुनाफे के लिए बेचती हैं, और इन्हें उन लोगों को देखना चाहिए कि जिन्हें ऐसे गंभीर रोग होते हैं। बहुत से लोगों के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है होते हैं, वे यूं ही आप देखिए दम तोड़ देते हैं। जो लोग चर्चित होने के लिए ऐसे रोगों को बेचते हैं, वे पीड़ितों का मजाक उड़ाते हैं। और इससे साफ होता है कि ग्लैमर की दुनिया कितनी झूठ पर अपने महल बनाती है। इसके लिए वह तनिक शर्माती भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए इंटरनेट मीडिया पर अमिताभ बच्चन के परिवार में झगड़े की खबरें खूब छाई हुई थी। कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन ने अपना एक बंगला बेटी श्वेता को दे दिया और इसलिए बहू ऐश्वर्या राय नाराज है, वह घर छोड़कर चली गई और अभिषेक बच्चन को तलाक देना चाहती, जबकि इन बातों में कोई सच्चाई बाद में साबित नहीं हो सकी। ऐसी खबरें क्यों फैलाई गई, अभी तक सच पता नहीं चल सका। पिछली सदी के 9वें और अंतिम दशक में फिल्मों को हिट कराने के लिए उनके साथ काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच प्रेम प्रसंग की छूटी खबरें खूब छपवाई जाती थी। तब अभिनेत्रियां अपने वास्तविक प्रेम प्रसंगों को भी छिपाती थीं, क्योंकि उन्हें बताया जाता था कि उनके संबंधों के बारे में जैसे ही पता चलेगा लोग उन्हें पसंद करना बंद कर देंगे, क्योंकि वे पुरुषों के मन में कामनाएं जगाती हैं। अभिनेता भी ऐसा करते थे। बताया जाता है कि अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की रिलीज से पहले ही आमिर खान विवाह कर चुके थे, लेकिन इस बात को उन्होंने बहुत दिनों तक छिपाए रखा। जबकि बाद के दिनों में बिपाशा वासु या फिर आप देखिए करीना कपूर जैसी अभिनेत्रियां खुलेआम अपने लिव इन रिलेशन के बारे में बात करने लगी, क्योंकि तब लिव इन बिक रहा था। आपको मधुर भंडारकर की हीरोइन फिल्म याद होगी, जिसमें आप देखिए उम्रदराज होती जाती एक हीरोइन को मार्केटिंग एजेंसी वाली कहती है कि तुम्हारे पास बेचने को क्या है। फिर वह हीरोइन अपने रत्ती प्रसंगों का वीडियो वायरल करा देती है और फिल्म हिट हो जाती है। अब ये सारी बातें पुरानी पड़ चुकी हैं। मार्केटिंग जैसे भस्मासुर को हर वक्त कुछ नया चाहिए, और जिससे कि लोगों में खलबली मचाई जा सके और फिल्मों को हिट कराया जा सके। इसलिए अब नया सोच यह हो चला है कि अपनी किसी बीमारी के बारे में बात की जाए, वह कोई गंभीर बीमारी होनी चाहिए जिससे कि लोग सहानुभूति टिकट खिड़की पर टूट पड़े। और आप देखिए कुल मिलाकर झूठ बोलकर पैसा बनाया जा रहा है। ये प्रवृत्तियां सिर्फ समाज के लिए ही नहीं घातक हैं, बल्कि उनके लिए भी घातक हैं जो इस तरह के जाल में फंसते हैं। पूनम पांडे भी इसी का अनुसरण कर रही। पूनम पांडे अगर वास्तव में औरतों की हितैषी हैं और जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं तो इसके लिए वह जागरूकता अभियान चला सकती थी, दूर दराज के इलाकों में कार्यशाला आयोजित कर सकती थी, सरकारों से मांग कर सकती थी कि शहरों और गाँव के अस्पताल में इस तरह के रोगों की जाँच के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। और आप देखते हैं कि रोगों का इलाज सस्ता हो। अभी तो कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन लगता है कि ग्लैमर की दुनिया में कोई इन बातों से कोई खास मतलब नहीं है सिवाय अपने स्वार्थ के। अपनी मौत की खबर फैलाना और अगले दिन ही प्रकट हो जाना मानसिक रोग के ही लक्षण है। पूनम पांडे जैसों की ऐसी झूठी सहानुभूति इस देश की महिलाओं को नहीं चाहिए। उन पर कृपा करें, वैसा ही उनके जीवन में कोई कम मुश्किलें नहीं। लेखिका साहित्यकार है, इनका नाम है क्षमा शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। और दूसरी बात, एक आप लोगों ने किसी शायर का कविता सुनी होगी, 2 लाइनें सुनी होगी कि हमेशा चर्चा में रहने के लोग कुछ भी कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो आप सर्च करिए और पढ़ सकते हैं, थोड़ा अजीब है उसमें कई शब्द। तो ये चर्चा का दौर है, दिखावे का दौर है। आध्यात्मिक ज्ञान, इस दुनिया में कुछ भी चीज आकारण नहीं है। प्रत्येक अवस्था में आप देखिए कारण और प्रभाव उपस्थित रहता है। जब हम कोई भी काम विवेक के अनुसार तर्क के आधार पर करते हैं, उसी समय कारण और प्रभाव की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। हम किसी चीज को देखकर पता आप देखते हैं कि पता लगा सकते हैं कि कारण क्या है। और जैसे हमें चीनी देखते हैं, यहाँ चीनी का कारण तत्व क्या है? चीनी का कारण तत्व गन्ना है, गन्ना कारण है तो चीनी वहाँ प्रभाव तत्व है। और जब आप देखें गन्ना प्रभाव तत्व है तो बीज कारण तत्व है। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में कारण तत्व है जो विवेकशीलता पर आधारित हो और कारण और प्रभाव तत्व पर भी ध्यान रखता हो, वह विज्ञान कहलाता है।
महर्षि कर्णाद ने कहा था कि जहाँ कारण तत्व नहीं है वहाँ प्रभाव तत्व नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक साधना का अभ्यास विज्ञान के दायरे में आता है और अध्यात्म स्वयं को जानने का मार्ग है। सभी प्राणियों में कामोवेश ज्ञान होता है, पर उनमें अंतर ज्ञान का अभाव होता है। मनुष्य में तो ज्ञान और अंतर ज्ञान दोनों ही है। मनुष्य ही प्रकृति का एक ऐसा जीव है जिसे मस्तिष्क के कुछ भाग चेतन और कुछ भाग अचेतन अवस्था में होते हैं, वहीं उस पर उसकी सारी क्षमताएं होती हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा कि कोई कैसे जान और अनुभव कर सकता है। भक्ति एकमात्र पथ है। इस पर भगवान सदाशिव ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी सभी संभव क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वयं को परम पुरुष में समर्पित कर देता है, तब वो है उनका उसको भक्त बनाता है। उसी अवस्था को भक्ति कहा जाता है। और जब मन की चेतना बाह्य जगत से निकलकर आंतरिक जगत में परिवर्तित हो जाती है तो वही वास्तविक ज्ञान है, वही आत्मबोध है। यहाँ ब्रह्मबोध का कोई स्थान भी नहीं है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। याद देखिए, हल्द्वानी हिंसा के सबक। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके में हुई भीषण हिंसा में शामिल कुछ संदिग्ध तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि दंगाइयों के दुस्साहस का दमन हो सकेगा। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर जैसा भीषण हमला किया गया वह कानून के शासन को दी जाने वाली खुली चुनौती है, और ऐसी चुनौती देने वाले तत्वों का दमन किया जाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सरकारी जमीन पर काबिल लोगों ने न केवल पुलिस पर हमला किया बल्कि थाने को आग भी लगा दी। यह तो गनीमत रही है कि पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे, अन्यथा उन्हें थाने के अंदर ही जलाकर मार दिया जाता। यह साधारण बात नहीं है कि दंगाइयों के हमले में करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसका सीधा मतलब है कि दंगा करने वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उन्हें ना तो पुलिस का कोई भय था और ना ही अदालती आदेशों का उनके लिए कोई मूल्य महत्व था। आखिर जब हाई कोर्ट ने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को राहत देने से इनकार कर दिया, तब फिर उन्हें अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए था। फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इस तरह से कानून हाथ में लेना खुली अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। भीषण हिंसा का शिकार बना हल्द्वानी का बन भूलपुरा क्षेत्र वही इलाका है जहां रेलवे की जमीन पर भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया हुआ है और हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन को भी खाली करने के आदेश दिए थे। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण मिले। बन भूलपुरा में हिंसा इस बहाने भड़काई गई कि नगर निगम की जमीन पर तथाकथित मस्जिद भी बनी हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए किसी भी धर्म स्थल को हटाने में कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, फिर वह चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च हो या फिर अन्य कोई धार्मिक स्थल हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ ही समय पहले हरियाणा के फरीदाबाद जिले में वन भूमि पर बसाए गए खोरी गांव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया था और इस क्रम में सैकड़ों घरों के साथ ही मंदिर और मस्जिद भी हटाए गए थे। यह ठीक नहीं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए धार्मिक स्थलों की आड़ ली जाए। इसी के साथ इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकारों को तभी सक्रिय हो जाना चाहिए जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जे की शुरुआत हो रही हो। गुलदारों के हमले। यह किसी से छिपा नहीं कि वन्यजीव संरक्षण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाघ, गुलदार, हाथियों का बढ़ता कुनबा इसका उदाहरण है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, वह है वन्यजीवों के बढ़ते हमले और इसमें गुलदार पहली पायदान पर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही नजर दौड़ाएं तो श्रीनगर, हल्द्वानी, खिरसू, पाबू समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो गुलदार के आतंक से जूझ रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि गुलदारों के हमले सुर्खियों बने रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों को भी देखें तो इनमें सर्वाधिक नींद गुलदार से उड़ाई हुई है और पहाड़ों के गांव से निरंतर हो रहे पलायन के पीछे भी एक बड़ा कारण गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों के हमले भी है। स्थिति यह हो चली कि गुलदार गांव, घर व खेतों के आसपास ऐसे घूम रहे हैं मानो ये पालतू जानवर हैं। मौका पाते ही ये मनुष्य पर हमला कर देते हैं। अब यह समस्या और अधिक गहरा गई है। यद्यपि तमाम मंचों पर स्थिति को लेकर चिंता भी जताई जाती रही है। गुलदार के हमलों को थामने के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार कर धरातल पर उतारने की बड़ी बड़ी बातें भी होती आ रही हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतना अवश्य है कि किसी क्षेत्र में गुलदार के सक्रिय होने या फिर हमले करने पर उसे मनुष्य के लिए खतरनाक घोषित कर पकड़ने अथवा मारने के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान तो कतई नहीं है। ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिससे गुलदार जंगल की धीरे पार कर आबादी वाले क्षेत्रों में कदम न रख पाए। इसके लिए तत्कालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कदम उठाने होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन विभाग इस दिशा में गहनता से मंथन कर प्रभावी कार्य योजना को धरातल पर उतारेगा। उसकी इस पहल में आमजन को भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। आजन्मे शिशु का अधिकार। ये आप देखिए, पिछले दिनों
दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिला को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित है और गर्भस्थ भ्रूण में कोई असमानता नहीं है और न ही महिलाओं को गर्भ जारी रखने में कोई खतरा है महिला को, इसलिए भ्रूण हत्या न तो नैतिक होगी और ना ही कानूनी रूप से स्वीकार होगी। 20 वर्षीय अविवाहित महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह सहमति से बनाए गए संबंधों की वजह से गर्भवती हुई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट संशोधन 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। एक्ट में 24 हफ्ते से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति सिर्फ विशेष परिस्थितियों में दी गई है, जैसे यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, विधवा, तलाक, दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिला को गर्भवती की अनुमति है। साथ ही वे महिलाएं भी गर्भवती करा सकती हैं जिनमें गर्भ में पल रहे भ्रूण में ब्रैकेटी हो या फिर एक महिला का व्यक्तिगत मामला है कि वह गर्भ धारण करे या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे गरिमा के साथ जीवन जीने और निजता का अधिकार मिला है और इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दी थी और इससे अगर कोई अविवाहित महिला लिव इन रिलेशनशिप के दौरान सहमति से बनाए गए रिश्तों से गर्भवती हुई तो व्यक्तिगत कारणों से अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है तो वह भी 24 हफ्ते में गर्भपात कराने की हकदार है। लेकिन अगर कोई अविवाहित महिला 24 सप्ताह से ऊपर यानी कि 28 सप्ताह से आगे के सप्ताह में गर्भपात कराने का निर्णय लेती है तो यह कानूनी रूप से अस्वीकार होगा, क्योंकि इस समय गर्भ में पल रहे शिशु के जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। भले ही आप देखिए भ्रूण या अजन्मे शिशु को कानूनी तौर पर व्यक्ति नहीं माना जा सकता, लेकिन उसे जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें जान है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक किसी व्यक्ति का अस्तित्व तभी से शुरू हो जाता है जब वह गर्भ में आता है और मौत के साथ खत्म होता है। इसलिए गर्भपात की इजाज़त तभी दी जा सकती है जब गर्भवती महिला की जान को खतरा हो या भ्रूण की किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हो या फिर उसमें कोई विसंगति हो। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने गर्भ में पल रहे शिशुओं को दुनिया में आने की इजाज़त देकर समाज को महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है 28 जनवरी 1950 में। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF भी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो एजुकेशन सर्कल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त। ये आप देखिए भारत म्यांमार सीमा पर जो बात हो रही है ना, आने जाने की सुविधा बंद करने की, तो उसी की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये म्यांमार है, ये हमारे पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद आप देखिए कि ये आपका मिजोरम, मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। इनकी सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसमें आप देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक एक चिंतक ने ठीक ही कहा था कि गुड फेंसिज मेक गुड नेबर, जो यह इंगित करता है कि बेहतर बाड़बंदी से बेहतर पड़ोसी बनाए जा सकते हैं। यह बात भारत और म्यांमार सीमा के बारे में सटीक बैठती। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार की सीमा के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है और ऐसा निर्णय लेने के बारे में पिछले कुछ वर्षों में सोचा जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम हड़बड़ी में नहीं उठाना चाहती थी कि जिससे भारत म्यांमार संबंध जो पहले से ही संवेदनशील हैं और उस पर कोई नकारात्मक असर पड़े। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यह जान लिया कि म्यांमार से अवैध तरीके से पूर्वोत्तर भारत में आने वाले शरणार्थी पूर्वोत्तर की शांति सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, तब सरकार ने यह कठोर कदम निर्णय लिया है। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से अधिकांश की बाड़बंदी नहीं हुई है और मणिपुर जो म्यांमार से आप देखिए लगभग 390 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, उसकी तो केवल 10 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग है, वो ही है। चूँकि म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है, लिहाजा भारत में अवैध ड्रग्स की तस्करी एक बड़ी समस्या भी बनी हुई। वहीं रोहिंग्या, कुकी, चिन जैसे एथनिक समुदाय अवैध तरीके से नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर रहे हैं और जिससे वहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव की आशंका भी है। इसलिए जरूरी है कि जिस मकसद के लिए भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम की व्यवस्था की गई थी, यदि वह उस उद्देश्य को पूरा न कर पाए कर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनता है तो उसे खत्म किया जाए। और भारत सरकार ने दोनों देशों के आम स्थानीय जनजातियों की मुक्ति आवाजाही की व्यवस्था की थी ताकि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क बढ़े, सांस्कृतिक विनिमय को मजबूती मिले और जिससे आपसी विश्वास दोनों देशों में बढ़े। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रेजिम की व्यवस्था इसलिए नहीं की थी कि म्यांमार के अराजक तत्व पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन का षड्यंत्र रचने आए, पूर्वोत्तर के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोही गतिविधियां करने के लिए भड़का सके, पूर्वोत्तर को हथियार, ड्रग्स, गोल्ड आदि चीज़ों की अवैध तस्करी करने का जरिया समझने
समझने लगे। भारत सरकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाट खोलकर स्थानीय लोगों की आजीविका के संरक्षण का मानवीय कार्य किया। कहने का आशय यह है कि वैश्वीकरण के दौर में मुक्त आवाजाही पर बेवजह रोक लगाने की सोच भारत जैसे उदारवादी देश तो कतई नहीं रखता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए उसे कई कई कठोर फैसले करने होते हैं। अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट के अनुसार म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का 80% हीरोइन उत्पादन करता है और वैश्विक आपूर्ति के 60% के लिए जिम्मेदार है। कोकीन की तस्करी के लिए भी यह जिम्मेदार है। चीन और म्यांमार के ड्रग लॉर्डर्स को एक दूसरे का सहयोग समर्थन सब समय समय पर मिलता रहा है, लेकिन सर्वाधिक चिंता की बात है कि भारत म्यांमार की सीमा पर कई हीरोइन लैब्स सक्रिय हैं। मिजोरम में म्यांमार के रास्ते से एम्फेटामाइन, याबा टैबलेट्स, क्रेजी ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जो उत्तर पूर्वी भारत के युवा मानव संसाधन को क्षति भी पहुंचा रही है। मुक्त आवागमन व्यवस्था। भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था 2018 में लाया गया था। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर FMR की व्यवस्था रही है और इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में लागू किया गया था, ताकि लोकल बॉर्डर ट्रेड को सुनिश्चित किया जा सके और बॉर्डर रेजिडेंट्स को शिक्षा तथा हेल्थ केयर तक पहुंच में सुधार हो सके। इस प्रणाली के इस लाभ के बारे में भी भारत सरकार ने सोचा था कि इससे दोनों देशों की कूटनीतिक व सामरिक संबंधों में भी मजबूती आई थी। मुक्त आवागमन व्यवस्था दोनों देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाले जनजातियों को दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा यात्रा करने की अनुमति देता है और यह दोनों पक्षों के समुदायों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सीमा पास 1 वर्ष की वैधता दिखाने पर वैध परमिट के साथ 72 घंटे तक रहने की अनुमति देता है। आतंकियों और कई अपराधी जब से इस फ्री मूवमेंट रेजिम का दुरुपयोग करने लगे हैं, तब से मोदी सरकार विवश है कि इसके बारे में कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। मुक्त आवागमन व्यवस्था का गलत इस्तेमाल म्यांमार की तरफ से हथियारों, नशीले पदार्थ तस्करी के सामानों और नकली भारतीय रुपये के नोटों की तस्करी के रूप में करने के कई प्रमाण असम राइफल्स पहले ही दे चुका है, जबकि म्यांमार में कुकी चिन समुदाय पर सरकार की कार्रवाई हो रही है और तब से मुक्त आवागमन व्यवस्था का उपयोग अवैध प्रवास के लिए किया जा रहा है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से अनुमान है कि 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली है और लगभग 4,000 शरणार्थियों ने मणिपुर में। ऐसे प्रवासियों की पहचान के लिए मणिपुर सरकार द्वारा गठित एक पैनल में उनकी संख्या 2187 यहाँ की गई है। 2023 में मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अवैध रूप से म्यांमार के प्रवासियों को पहाड़ियों के नए गाँव में बसा रहे हैं और जिनमें वनों की कटाई हो रही है और इसी आधार पर मणिपुर सरकार ने फ्री मूवमेंट रेजिम की समीक्षा करने की अपील केंद्र से की थी। और भारत म्यांमार बॉर्डर पर म्यांमार के विद्रोहियों के वहाँ के मिलिट्री जुटान की पुलिस ठिकानों पर लगातार हमले के बाद से 74 से अधिक म्यांमारी सैनिक पूर्वोत्तर भारत में आ गए और इससे पूर्व म्यांमार के 29 सैनिक पिछले साल 16 नवंबर को मिजोरम में प्रवेश कर गए और फिर इन सैनिकों को भारत के प्रतिरक्षा प्राधिकारियों ने मणिपुर के मोरे एयरलिफ्ट किया और इन सब संदर्भों को ध्यान में रखकर फ्री मूवमेंट को रेगुलेट करना आवश्यक हो गया था। एक तरफ भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है और रेल, रोड, जलमार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाकर पूर्वोत्तर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, बॉर्डर फेंसिंग जैसे बातों पर ध्यान देकर सुरक्षा तंत्र से भी कोई समझौता न करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। और घुसपैठ का आप देखिए नकेल का सार्थक प्रयास। म्यांमार भारत का मित्र देश है, इसलिए उसके साथ 2018 में भारत की पूर्वोत्तर नीति के अंतर्गत फ्री मूवमेंट रेजिम यानी मुक्त आवागमन की सुविधा लागू की गई थी। यह दो देशों के बीच पारस्परिक सहमति से चलने वाली व्यवस्था थी, लेकिन इसकी आड़ में उग्रवादी घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल होने लगे क्योंकि सुविधा की शर्त के मुताबिक दोनों देशों की सीमावर्ती देशों में रहने वाली जनजातियों को 16 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आने जाने की छूट थी। यह उपाय इस दृष्टि से किया गया था कि जिससे एकरूपता वाली जनजाति समुदायों में सांस्कृतिक मेल मिलाप बना रहे और यह सुविधा भी वैध वीजा के आधार पर महज 72 घंटे की थी। एक समय ब्रह्मा देश के नाम से जाने जाने वाला म्यांमार अखंड भारत का ही भूभाग था, लेकिन म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद हजारों की संख्या में शरणार्थी म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे। ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई भी म्यांमार सीमा से हो रही है। यही वजह है कि सरकार ने मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि म्यांमार की सेना ने 2017 में जब विद्रोहियों का दमन किया था, तभी से रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसपैठ पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी बनी हुई है।
इन घुसपैठियों ने इन राज्यों का जनसंख्यात्मक घनत्व भी बिगाड़ने का काम किया, जो संकट के साथ स्थानीय जनजातियों की स्थिति का खतरा बन रहा है। इन विद्रोहियों को पकड़ने बहाने म्यांमार के सैनिक भी भारतीय सीमा में बड़ी संख्या में घुसे चले आते हैं। लिहाजा इस सुविधा को समाप्त करना देश हित में आवश्यक था। म्यांमार में दमन के बाद लगभग एक दशक में रोहिंग्या मुस्लिम भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान समेत 18 देशों में पहुंचे हैं और ये रोहिंग्या किस हद तक खतरनाक साबित हो रहे हैं इसका राजभाष अनेक रिपोर्ट में हो चुका है। जबकि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार से पलायन कर भारत में शरणार्थी बने रोहिंग्या मुसलमानों में अनेक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने म्यांमार के अशांत रखाइन प्रांत में हिंदुओं का नरसंहार किया। रोहिंग्या आतंकियों ने अगस्त 2007 में रखाइन में पुलिस चौकियों के साथ म्यांमार के बौद्ध और हिंदुओं पर कई जानलेवा हमले किए थे और इस हमले में हजारों बौद्ध और हिंदू मारे गए थे। नतीजतन म्यांमार सेना ने व्यापक स्तर पर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया और जिसके परिणाम स्वरूप करीब 15 लाख रोहिंग्याओं को पलायन करना पड़ा और इनमें आप देखिए इनमें से 40,000 से ज़्यादा भारत में घुसपैठ करके शरण पाने में सफल हो गए, जबकि शेष बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल चले गए। लिहाजा केंद्र सरकार को चाहिए कि इन रोहिंग्याओं से देश को बचाने की पुख्ता व्यवस्था करे। मैं उल्लू हूँ, खरी खरी तंज कसा जाता है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। क्लीन स्वीप की ओर एनडीए के बढ़ते कदम। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की बातें हो रही हैं सब। जयंत चौधरी भी जा चुके हैं ना, एनडीए में जा रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रथ पर भाजपा, ये भी पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो। इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग जरूर बताइएगा और ईमानदारी से मेहनत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ 100% दीजिए अपना, कि काश पछताना ना पड़े। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। धन्यवाद।